बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्सेस यानी ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम इस फार्मूला की मदद से उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज लें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम इसका अगर ट्रांसपोज भी ले लें तब भी फार्मूला बनाया जा सकता है। यानी मैं इस फार्मूला को इस अंदाज में भी लिख सकता हूं। आप जानते हैं ट्रांसपोज लेने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस अंदाज में भी इस फार्मूला को लिखा जा सकता है। आइए इस फार्मूला की डेरिवेशन देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन और एबीसी एक ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, जो हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं ये किसी भी टाइप की ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वैलिड होगा। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए मैं यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर, पॉइंट सी से एक्स एक्सिस पर और पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं डी का। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। शाबाश, पॉइंट डी है एक्स एक्सिस पर, पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। शाबाश, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। शाबाश जी, आप पॉइंट ए से वर्टिकली डाउनवर्ड आए हैं। जब भी आप वर्टिकली मूव करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, डी का एक्स कोऑर्डिनेट भी x1 होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम यहां से पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर। ये स्टूडेंट्स पॉइंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं ई का। और आप समझ गए होंगे कि पॉइंट ई का वाई कोऑर्डिनेट भी होगा 0 और पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी x3। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट बी की जानिब। पॉइंट बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हम पॉइंट चूज कर रहे हैं एफ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट 0, चूंकि ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने वर्किंग की है इसको जरा लिख लेते हैं। refer to triangle ABC. Draw perpendiculars AD, CE and BF on x-axis। हमने AD, CE और BF तीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे D, E और F के, उनका जिक्र करते हैं। नाउ D के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, 0। E के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, 0 एंड
एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, 0। हमें यहां पर करना क्या है, हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया मालूम करना है। हम उसका जिक्र करते हैं। वी आर टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। शाबाश, वो जरा रिकॉल करें। द आंसर इज हम इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये डेल्टा की वैल्यू इनफैक्ट मालूम करनी है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन परफॉर्म की, इस कंस्ट्रक्शन से हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर सकते हैं, इस पर जरा हमें ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि ADEC ये क्या शेप है? शाबाश, जरा रिकॉल करें। एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर नंबर 8, हमने वहां पर क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। ADEC, इसमें आपको 4 साइड्स नजर आ रही हैं, AD, DE, EC और CA। ये एक 4 साइडेड शेप है। ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है? शाबाश, आपको इसमें ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस नजर आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी AD और EC पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी क्वाड्रिलेटरल में कम से कम एक पेयर पैरेलल साइड्स का मिल जाए, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हो, तो हम ऐसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम का नाम देते हैं। मैंने आपको वहां डेफिनेशन बताई थी, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जिसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल साइड्स का हो और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का हो, लेकिन असल डेफिनेशन यह है ट्रेपीजियम की कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें कम से कम एक पेयर पैरेलल साइड्स का हो, वो ट्रेपीजियम होती है। इस डेफिनेशन के मुताबिक आपकी पैरेललोग्राम, आपका स्क्वायर, आपका रेक्टेंगल, आपकी रोम्बस, ये तमाम ट्रेपीजियम की डिफरेंट टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर ADEC हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। इसके अलावा CEFB, इसमें CE और FB ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, सो ये भी एक ट्रेपीजियम है। अगर हम मजीद गौर करें तो ADFB ये भी एक ट्रेपीजियम है। इसके अलावा भी ट्रेपीजियम्स हैं, लेकिन ये 3 ट्रेपीजियम जिनका मैंने जिक्र किया है, इनको यूज करते हुए हम इस ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। अब किस तरह से, मैं यहां पर इस ट्राइंगल का एरिया ड्राइव करने का एक लॉजिक डेवलप करने लगा हूं, और वो लॉजिक क्या है जरा देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब हमारे पास पहली ट्रेपीजियम है यहां पर ADEC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEC, इस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CEFB। अब स्टूडेंट्स, मैंने एक ये ट्रेपीजियम और एक ये ट्रेपीजियम, इन दोनों का एरिया ऐड कर दिया। हमें चाहिए था एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने इन 2 ट्रेपीजियम्स का जब एरिया ऐड किया, तो हमारे पास ये ट्राइंगल इसमें शामिल हो गई। इन दोनों ट्रेपीजियम में ट्राइंगल तो शामिल हो गई, लेकिन कुछ इजाफी रीजन भी शामिल हो गया है। और वो इजाफी रीजन कौन सा है, जरा गौर करें। दोबारा देखें, ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम, इन दोनों का जब हमने एरिया ऐड किया, तो इसके अंदर ट्राइंगल तो हमारी मुकम्मल हो गई, लेकिन कुछ इजाफी इलाका भी हमने कैप्चर कर लिया। और वो इजाफी इलाका कौन सा है? वो है ये वाला रीजन। ये मैं एरिया शेड कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये इलाका हमने इजाफी इस पर कब्जा कर लिया है, ये हमें चाहिए नहीं था। अब ये बेसिकली क्या शेप है? द आंसर इज, ये भी एक ट्रेपीजियम है जिसमें AD और BF 2 पैरेलल साइड्स हैं।
हम अगर इसका, इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी पीछे ट्रायंगल। तो मैं माइनस कर देता हूं इस ट्रेपीजियम का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADFB। ADFB। आपको लॉजिक समझ आ गई? दो ट्रेपीजियम्स का एरिया ऐड किया, उसमें से तीसरी ट्रेपीजियम का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगी ट्रायंगल। अब सवाल यह है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ज्योमेट्री में क्या फॉर्मूला है। शाबाश, रिकॉल करें। चले मैं आपको बताता हूं, आपके लिए मुश्किल है रिकॉल करना, काफी अरसा हो चुका होगा कि आपको ये एरिया का फॉर्मूला यूज किए हुए। हम यहां पर, मैं आपको फॉर्मूला इनफैक्ट रिकॉल करवाता हूं। सिंस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 sum of parallel sides, यानी आप जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम कर देंगे, उनकी लेंथ्स का। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। जो पेयर आप पैरेलल साइड्स का कंसिडर कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है जो हम यहां पर यूज करते हुए इन तीनों ट्रेपीजियम्स का एरिया मालूम करेंगे। और ये एरिया दो का ऐड करके तीसरे का सब्ट्रैक्ट करके जब हम फाइनलाइज करेंगे तो बुनियादी तौर पर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका होगा। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं अब इस इक्वेशन के अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू, अब स्टूडेंट सबसे पहली हमारी ट्रेपीजियम है ADEC। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? द आंसर इज साइड AD और साइड EC। सो हमारा फॉर्मूला ट्रेपीजियम के एरिया का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी AD साइड की लेंथ प्लस EC साइड की लेंथ, ये दो आ गई हमारे पास पैरेलल साइड्स। अब इन्हीं पैरेलल साइड्स के दरमियान हमें चाहिए डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, AD और EC के दरमियान डिस्टेंस कौन सा लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? द आंसर इज DE। ये है बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन AD एंड EC। और आप जानते हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम हमेशा दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ही डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। नॉन पैरेलल लाइंस के दरमियान तो डिस्टेंस हमेशा 0 होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। ये है हमारे पास पैरेलल लाइंस, इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है DE, यानी DE लाइन सेगमेंट की लेंथ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा। DE साइड की लेंथ। अब आ जाएगी दूसरी ट्रेपीजियम 1/2। अब ट्रेपीजियम है CEFB। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? द आंसर इज CE और FB। CE साइड की लेंथ प्लस FB साइड की लेंथ इनटू इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट EF। EF साइड की लेंथ हमारा होगा डिस्टेंस, इन दो ट्रेपीजियम्स का एरिया तो हमने कर दिया ऐड। अब ये वो इजाफी रीजन है जो हमने माइनस करना है। ये भी एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम में हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं AD और BF, और डिस्टेंस इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान क्या बन रहा है? द आंसर इज DF। सो माइनस करेंगे हम AD, हमारे पास पैरेलल साइड्स पहली, और दूसरी पैरेलल साइड है BF या FB, और इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज DF लाइन सेगमेंट की लेंथ।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये 1/2 इन तीनों में से मैं ले रहा हूं कॉमन लेने की वजह से अब मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर ये फर्दर वैल्यूज यूज करेंगे। 1/2 आ चुका कॉमन। AD साइड की लेंथ स्टूडेंट्स क्या होगी? ये है स्टूडेंट्स हमारे पास AD साइड, इसकी लेंथ क्या होगी? शाबाश। A से लेकर D तक का डिस्टेंस, जब दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन पर हों, तो मैंने आपको डिस्टेंस का जब कंसेप्ट बताया था तो वहां पर बड़ी तफसील से बताया था कि जब दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन पे हों तो उनके ऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपका डिस्टेंस होगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान। दोबारा सुन लें, जब भी दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन पर हों तो उनके एब्सिसस तो सेम होंगे, ऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। हमें A से लेकर D तक का डिस्टेंस चाहिए, सो इट विल बी y1 माइनस 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब चूंकि y1 हायर लेवल पर है, ये जो पॉइंट A है ये हायर लेवल पर है, सो y1 विल बी ग्रेटर and 0 is definitely smaller than y1, so y1 minus 0 will be y1। एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोई डाउट नहीं है नेगेटिव होने का। y1 माइनस 0 डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो AD साइड की लेंथ आ गई y1 प्लस EC साइड की लेंथ, इसी लॉजिक के तहत EC साइड की लेंथ, ये भी वर्टिकल लाइन पर है दोनों पॉइंट्स, दोनों का एब्सिसा सेम, so y3 minus 0 will be y3। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स DE। अब स्टूडेंट्स D और E ये आ रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर। जब दो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर हों तो उनके ऑर्डिनेट सेम होते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके एब्सिसास का डिफरेंस उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब यहां पर दोनों का ऑर्डिनेट्स 0 और x1 माइनस x3 या x3 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू D और E के दरमियान डिस्टेंस होगा। अब हम यहां चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के रोले में ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेटर एब्सिसा में से स्मॉलर एब्सिसा माइनस कर देते हैं, जो कि डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव लेना है, सो x3 माइनस x1 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन D एंड E। साइड DE की लेंथ होगी ये x3 माइनस x1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहली ट्रेपीजियम मुकम्मल हुई, प्लस 1/2 कॉमन जा चुका। CE डिस्टेंस की अभी बात हो गई थी, इट इज y3 प्लस FB ये वर्टिकल लाइन पर है दोनों पॉइंट्स, एब्सिसा दोनों का सेम, y2 माइनस 0 इज y2। ये होगा हमारा डिस्टेंस इनटू EF चूंकि स्टूडेंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, दोनों के ऑर्डिनेट सेम और x2 चूंकि ग्रेटर है x3 से, सो x2 माइनस x3 डिस्टेंस होगा E और F के दरमियान, यानी EF लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी x2 माइनस x3 माइनस 1/2 कॉमन जा चुका। AD स्टूडेंट्स डिस्टेंस पर बात हो चुकी, इट इज y1 प्लस FB पर भी अब बात हो चुकी है, इट इज y2। यह आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स DF डिस्टेंस। चूंकि दोनों पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, इनके ऑर्डिनेट सेम हैं, x2 माइनस x1 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन D एंड F। x2 माइनस x1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ये स्टूडेंट्स हमने दो ट्रेपीजियम्स के एरियाज को ऐड कर दिया और तीसरी ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लीफिकेशन हम परफॉर्म करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2। यहां पर आप प्रोडक्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं और प्रोडक्ट परफॉर्म करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। y1 x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3
माइनस x1y3, उसके बाद प्लस x2y3 माइनस x3y3 प्लस x2y2 माइनस x3y2। अब स्टूडेंट्स अब माइनस की वजह से साइन चेंज होते जाएंगे। हमारे पास पहला x2y1 पॉजिटिव आना था, लेकिन माइनस की वजह से आ जाएगा नेगेटिव x2y1। अब नेक्स्ट माइनस x1y1 आना था, लेकिन ये आ जाएगा पॉजिटिव x1y1। उसके बाद पॉजिटिव x2y2 आना था, लेकिन ये आएगा माइनस x2y2। और प्लस माइनस माइनस आना था, लेकिन इस माइनस की वजह से अब पॉजिटिव x1y2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें लाइक टर्म्स जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हो। x3y1 जरा ढूंढें, कोई टर्म है? x3y1 कोई टर्म नहीं है, सो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। एक स्ट्रेटेजी, जब इतनी ज्यादा टर्म्स हो, मैं आपको बताता हूं कि आप हल्का सा टिक लगाते रहें कि ये टर्म हमने नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर दी है। इस टिक लगाने से आपको ये फायदा होगा कि हम जब ये सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे, अगर सारे टिक लग चुके होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने तमाम टर्म्स को अपने प्रोसेस में शामिल कर लिया है, कोई टर्म मिस नहीं हुई। अक्सर ये होता है कि जब इतनी ज्यादा टर्म्स हो तो कोई ना कोई टर्म मिस हो जाती है। नेक्स्ट है x1y1। x1y1 जरा देखें, कोई है? x1y1 ये है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव x1y1, ये पॉजिटिव x1y1। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब इनको आपने क्रॉस कर दिया वैसे ही, तो इसके ऊपर चाहे ना भी टिक लगाएं कोई मसला नहीं। नेक्स्ट है x3y3। x3y3 कोई देखें, ये है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव x3y3, ये नेगेटिव x3y3, ये दोनों हो गए कैंसिल। नेक्स्ट x1y3। x1y3 ढूंढें। x1y3 हमारे पास और कोई टर्म नहीं है, सो इसको शामिल कर लें, इस पर लगा दें टिक, और ये हमारे पास आ गई माइनस x1y3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स x2y3 देखें, कोई है? x2y3 कोई टर्म नहीं है, इसको भी शामिल कर लें और इस पर टिक लगा दें। नेक्स्ट x2y2, ये पॉजिटिव x2y2, ये नेगेटिव x2y2, इन दोनों को कर दें कैंसिल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है x3y2, कोई टर्म नहीं है, x3y2 एज इट इज लिख दें। नेक्स्ट x2y1, ये भी कोई नहीं है, माइनस x2y1, और नेक्स्ट प्लस, इसको भी टिक किया, इसको भी, और नेक्स्ट x1y2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका। स्टूडेंट्स हम इसको भी कह सकते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, लेकिन हम इसे अगर मजीद प्रोसेस कर लें, और हमने देखा था स्टार्ट पर कि इसकी एक डिटर्मिनेंट जैसी शक्ल थी, सो हम इसे मजीद प्रोसेस करके इसकी डिटर्मिनेंट वाली शक्ल बना सकते हैं। सो हमें सिर्फ गौर करना होगा, हमने वहां पर देखा था कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम था वो था x1 x2 x3। x1 x2 x3 था हमारा फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट्स x1 x2 और x3 को यहां पर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। x1 हमारे पास किन दो टर्म्स में है? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों में से x1 मैं कॉमन ले रहा हूं, चूंकि हमारा जो फर्स्ट कॉलम था वो था x1 x2 और x3। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है x1 को मैं कॉमन लूंगा अगर, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेता हूं y2 माइनस y3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x1 कॉमन लेने से इन दो टर्म्स का जो है वो नेक्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया।
अब हम x2 कॉमन लेंगे, लेकिन -x2 कॉमन लेंगे। अब x2 कहां पर है? यहां पर और यहां पर। अब -x2 मैं क्यों कॉमन ले रहा हूं? क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आता है, इसलिए मैंने जानबूझकर यहां पर नेगेटिव साइन प्लेस कर दिया। अब नेगेटिव साइन लगाने की वजह से ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, यानी हमारे पास आ जाएगा y1 और ये आ जाएगा नेगेटिव, यानी -y3। अब नेक्स्ट टर्म अगेन पॉजिटिव होगी, +x3 कॉमन ले रहा हूं मैं। हमारे पास दो टर्म्स रह गई हैं, ये दो टर्म्स। x3 कॉमन लूंगा पॉजिटिव, तो y1 -y2। स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 1/2 x1 x2 x3 आपका फर्स्ट कॉलम, y1 y2 y3 सेकंड कॉलम, 1 1 और 1 थर्ड कॉलम। स्टूडेंट्स, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें तो आपको यही एक्सप्रेशन हासिल होगा। मैं आपको एक्सपेंशन के बारे में बताता हूं। आप लिखेंगे x1, जब आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहे होंगे आप लिखेंगे x1, यह आ गया x1। आप इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ेंगे, आपके पास आएगा y2 y3, ये y2 y3। सेकंड एलिमेंट जब नेगेटिव लिखा जाएगा इस तरह से -x2, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ने से y1 y3 हासिल होगा, y1 y3। थर्ड एलिमेंट आप लिखेंगे पॉजिटिव, यानी x3 यहां पर, और इसकी रो और कॉलम छोड़ने से आपको मिलेगा y1 y2। स्टूडेंट्स, x1 x2 और x3 को आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बनाने की बजाय फर्स्ट रो के एलिमेंट्स भी बना सकते थे, यानी इसी फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू आती है। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को यूज करना इंतहाई आसान। आपको सिर्फ करना क्या है, आप एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट करें, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें, उसके बाद 2 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दें, आपके पास उस ट्राइंगल का एरिया आ चुका होगा। अगर वैल्यू नेगेटिव भी आए तो ये याद रखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर एक लर्निंग और बड़ी मजे की है, और वो ये है कि अगर आपके पास आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? आपने 3 वर्टिसेस के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर दिया, आंसर आ गया 0, इसका मतलब क्या होगा? आइए आपको विजुअलाइज करवाता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन और इसमें आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्टेक्स C को नीचे लाना शुरू कर दूं, वर्टेक्स A और B अपनी जगह पर, अगर वर्टेक्स C को मैं नीचे लाना शुरू कर दूं तो इस ट्राइंगल का एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? द आंसर इज डिक्रीज होगा डेफिनेटली। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट C नीचे आता जाएगा तो एरिया कम होता चला जाएगा। अल्टीमेटली ये एरिया 0 कब हो जाएगा? द आंसर इज जब C जो है ये A और B वाली लाइन पर ही आ जाएगा, यानी A, B और C ये तीनों पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो उस वक्त एरिया 0 हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप 3 पॉइंट्स के ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करें और एरिया का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर। If area of triangle will be 0, then 3 given points will be collinear.
स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चला कि अगर 3 पॉइंट्स के ऊपर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करें और एरिया आ जाए 0, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ये स्टूडेंट्स हमें एक और मेथड मिल गया कोलिनियरिटी चेक करने के लिए 3 पॉइंट्स की, क्योंकि हमने पहले भी 2 कंसेप्ट डिस्कस किए थे, एक डिस्टेंस फार्मूला की बेस पर और एक स्लोप के कंसेप्ट की बेस पर कि हम कोलिनियर होना 3 पॉइंट्स का कैसे चेक करते हैं। ये हमारे पास एक तीसरा ट्रिक आ गया और ये भी बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाने का और इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का और एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन के लिए आपको एक शॉर्टकट बड़ा मजे का बताता हूं, जिसको यूज करते हुए आप किसी भी पॉलीगॉन का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला बना सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो आइए डिस्कस करता हूं शॉर्टकट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ा मजे का शॉर्टकट जो आपके काम आएगा किसी भी पॉलीगॉन का एरिया मालूम करने के लिए। आपको सिर्फ उसके वर्सेस गिवन हो, आप इस शॉर्टकट की मदद से उस पॉलीगॉन का एरिया मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहली पॉलीगॉन है हमारे पास ट्राइंगल। ऑल्दो ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया वो बहुत आसान है, लेकिन मैं उस शॉर्टकट मेथड का पैटर्न समझाने के लिए पहले ट्राइंगल से बात शुरू करूंगा। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के 3 वर्सेस हैं ए, बी और सी। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। आप वर्सेस को इस तरह से अरेंज कर लें, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और उसके बाद दोबारा आप फर्स्ट वाले को लिख दें x1 y1। यानी ए, बी और सी ये 3 वर्सेस और फिर दोबारा आप लिख दें ए को। अब स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला मैं बनाने लगा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप सिंपली डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, इट विल बी 1/2। स्टूडेंट्स, ये मैं इस तरह से लाइंस लगा रहा हूं, इनका प्रोडक्ट बना लें। ये हमारे पास आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, दरमियान में लगा दें माइनस, और अब आप प्रोडक्ट बनाएं इनका। x2 y1 x3 y2, दरमियान में अभी भी सम ही है, और x1 y3। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का। आपको सिर्फ इस पैटर्न को जहन में रखना है। यह है ट्राइंगल के लिए। अब स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको बताता हूं, यानी 4 साइडेड शेप। क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्सेस होंगे, यही बिल्कुल पैटर्न चलेगा। आप पहले लिख लेंगे x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, फिर x4 y4, चूंकि 4 वर्सेस होंगे, उसके बाद फिर x1 y1। बस इसके लिए जो खास एहतियात है वो ये है कि आप वर्सेस का ऑर्डर जो है वो लाजमी एंटी क्लॉकवाइज लें। आप ऑल्टरनेट अगर वर्सेस ले बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। ए, बी, सी, डी ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, उसके बाद दोबारा आपके पास आ गया ए। अब स्टूडेंट्स, वही काम आप दोबारा करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू 1/2। उसी तरह से बिल्कुल 1/2। अब इनका प्रोडक्ट आप बना लें, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस
x4y1 माइनस, अब माइनस लगाकर ब्रैकेट में आप ये प्रोडक्ट बना लें, एग्जैक्टली वही पैटर्न जो ट्रायंगल में मैंने आपको बताया। x2y1, उसके बाद x3y2, उसके बाद x4y3 एंड देन x1y4। इस फॉर्मूला के अंदर आप जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, जो a, b, c, d वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप यहां पर पुट कीजिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो एडिशन है ये परफॉर्म कीजिएगा। आपके पास उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ चुका होगा। किसी भी फोर साइडेड शेप के लिए ये आपका फॉर्मूला वैलिड होगा। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न को आप पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन एनगॉन तक बढ़ा सकते हैं। यानी आपको अगर पेंटागन का एरिया मालूम करना है एनालिटिकल ज्योमेट्री में, तो आप बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन है, तो पेंटागन में चूंकि 5 वर्टिसेस होंगे, आपके पास यहां पर आ जाएगा x5 और y5, और उसके बाद आप दोबारा लिख देंगे x1, y1। ये आपके पास x5, y1 यहां पर शामिल हो जाएगा और x1, y5 यहां पर शामिल हो जाएगा, यानी माइनस के बाद जो आप ब्रैकेट बना रहे हैं उसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको हेक्सागन के लिए चाहिए होगा तो आपके पास 6 बेसिकली वर्टिसेस होंगे। 6 वर्टिसेस के लिए यहां पर आ जाएगा x6, y6 और फिर x1, y1, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप हेक्सागन के लिए भी एरिया का फॉर्मूला बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस शॉर्टकट को याद रखिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा फ्यूचर में। आइए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.3 के एरिया ऑफ ट्राइंगल से मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 31 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें कहा गया कि इसका एरिया मालूम कर दो। स्टूडेंट्स, एरिया मालूम करने का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही आसान। उसको यूज करते हुए एरिया मालूम करते हैं। सॉल्यूशन, हम पहले फॉर्मूला का जिक्र करेंगे। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2 x1, x2, x3, 5 - 2 4, उसके बाद y1, y2, y3 उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप सीक्वेंस ये नहीं कर देना कि आप यहां से y1 पकड़ ले, नहीं, आपने इसको x1 कहा है, इसको x2, इसको x3, अब ये y1, ये y2, ये y3 होगा। 3 2 2 1 1 और 1। स्टूडेंट, हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सपैंडिंग बाय C1। 1/2 हमने लिखा 5, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, 2 - 2 -3, रो और कॉलम छोड़ा, -2 -4, देन +1, रो कॉलम छोड़ा, -4 -8, (2 - 2 is 0, 0 into 5 will be 0. -2 - 4 is -6, -6 - 3 will be 18. Then -4 - 8 will be -12. 18 - 12 will be 6, 6 divided by 2 will be 3. अब स्टूडेंट्स, ये एरिया है और एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब।
स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 32। यहां पर हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हमें कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करते हुए चेक करो कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर आप 3 पॉइंट्स पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करें और आपका आंसर आ जाए 0, तो इसका मतलब है कि वहां ट्राइंगल बन ही नहीं रही थी। एरिया 0 आने का मतलब यह है कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे, ट्राइंगल नहीं बन रही थी। हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंस फॉर्मूला का पहले जिक्र करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, पुटिंग वैल्यूज x1 x2 x3 2 minus 1 4 3 1 minus 5 1 1 और 1। इसे किसी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं अगेन फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूं। वन बाय टू 2 इंटू 1 माइनस 5। अब माइनस 5 आ रहा है तो हमारा डिटर्मिनेंट वाला भी माइनस है, ये बन जाएगा +5। 1 + 5 -3। रो और कॉलम छोड़ा, -1 -4, उसके बाद +1, रो और कॉलम छोड़ा 5 - 4, five plus 1 is 6, 6 2s are 12. -1 -4 is -5, -5 into -3 is +15. Next, 5 - 4 is 1, 1 1s are 1. It is 12 plus 15 is 27, 27 plus 1 is 28, 28 divided by 2 is 14. Students, हमारे पास इन 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 14 स्क्वायर यूनिट्स। स्टूडेंट्स, हमारा एरिया अगर 0 आ जाता तब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते, लेकिन अब हमारे पास एरिया नॉन जीरो आ चुका है। हम यहां लिखेंगे हेंस these points are not collinear. They are forming a triangle. ये एक प्रॉपर ट्राइंगल बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर तो हम पर रिस्ट्रिक्शन थी कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करते हुए चेक करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगी होती, आपको जनरली कहा जाता कि ये 3 पॉइंट्स हैं, चेक करो क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट के अलावा भी 2 और ऑप्शन थे, वो हम पहले ऑप्शंस यूज कर चुके हैं। शाबाश, रिकॉल करें। जी, हम इन 3 पॉइंट्स की मदद से ज्यादा 3 स्लोप्स मालूम कर सकते हैं, स्लोप AB, स्लोप BC और स्लोप AC। अब कोई सी 2 स्लोप्स मालूम करते, अगर वो दोनों स्लोप्स बराबर आ जाती तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होते, और अगर बराबर ना आती तो डेफिनेटली नॉन कोलिनियर होते। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा था डिस्टेंस फार्मूला के कंसेप्ट पर। जी, हम 3 पॉइंट्स की बेस पर ज्यादा से ज्यादा 3 डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC। आप तीनों डिस्टेंसेस मालूम करते, अगर कोई से 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होता तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होते, अदरवाइज ये कोलिनियर ना होते। स्टूडेंट्स, आप इन्हीं प्रॉब्लम्स की बेस पर एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 एक्सरसाइज 4.3 से पहले मौजूद है, वो खुद सॉल्व कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। यहां पर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।